अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दो दफ़ा पढ़ लें, उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। कुछ हिस्सा हम चैप्टर नंबर 1 का कवर कर चुके थे, कुछ टॉपिक्स हम आज कवर कर रहे होंगे। सबसे मेन टॉपिक जो अब हम आज कवर करेंगे वो होगा आपका गवर्निंग स्ट्रक्चर। हमारी कंट्री का, हमारे मुल्क पाकिस्तान का गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं उनको देख रहे होंगे। उसके बाद लास्ट पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी मैंने कल बात की थी कि हम इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा याद किया करेंगे, उसको देखेंगे और फिर उसमें से जो पास पेपर में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं उनको एक नज़र जो है वो दोहराएंगे। तो ये हमारे आज टॉपिक्स होंगे जो हमने कवर करने हैं। बगैर जो है वो वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। लेकिन हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है गवर्निंग स्ट्रक्चर, इसको स्टार्ट करने से पहले आपके कल के लेक्चर से, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है जो रह गया था, मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूँ। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस। देखिए, कल हमने बात की सिविल लॉ क्या होता है और क्रिमिनल लॉ क्या होता है। जो सिविल लॉ था वो लोगों की आपस में डीलिंग्स को डील कर रहा था, डीलिंग्स के साथ डील कर रहा था, एक दूसरे के साथ उनकी राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो वायलेट तो नहीं हो रही। अगर कोई एक दूसरे की राइट्स या ड्यूटीज़ वायलेट करता है देन उसको कंपनसेशन क्या दी जाए, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसकी हक तलफी हुई है, उसको क्या कंपनसेशन दी जाए। इन सारी चीज़ों से जो है वो सिविल लॉ हमारा डील कर रहा था। जबकि क्रिमिनल लॉ किन चीज़ों से डील कर रहा था, जो माशरे में ऐसे अवामिल जो हैं जिनको अनडिज़ायरेबल तस्वुर किया जाता है, जैसे कत्ल, चोरी, डकैती, इस तरह की चीज़ें, इनसे डील कर रहा था। और इनकी रोकथाम के लिए स्पेशल पनिशमेंट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर रहा था, यहाँ तक कि सज़ाए मौत, डेथ सेंटेंस भी इसमें शामिल थी। अब कुछ इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं जिनमें सिविल लॉ भी अप्लाई हो रहा हो और क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई हो रहा हो। बस जो कंसेप्ट रह गया था वो ये रह गया था। आपके जो है वो ये लेक्चर सुनते हुए बी लॉ और सी लॉ वाला कुछ ऐसे केसेस ज़हन में ज़रूर आए होंगे जिन पे हम कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो सिविल लॉ भी अप्लाई हो रहा है और क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई हो रहा है। इस तरह के केसेस की थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे। कुछ इस तरह के केसेस ज़रूर हो सकते हैं जिनमें सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों ही अप्लाई हो रहे होते हैं। इस तरह के केसेस कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ। एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। किसी की जो है वो बाजू टूट गई, किसी की जो है वो टांग टूट गई। अब मुझे आप ये बताएं कि जो एक्सीडेंट है क्या वो क्राइम है? अगर एक्सीडेंट हो जाता है क्या उसको क्राइम तस्वुर किया जाता है? बिल्कुल भी क्राइम तस्वुर नहीं किया जाता, उसको एक हादसा तस्वुर किया जाता है। लेकिन जिस ट्रेन मैनेजमेंट की जो है वो नाअहली की वजह से हादसा हुआ, उस नाअहली की बिना पर हमारी जो स्टेट है उस मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ मुकदमा कर सकती है। लोगों की जान गई है, लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, लेकिन इसमें मैनेजमेंट की नाअहली शामिल थी, जिसकी बिना पे हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट उन पे मुकदमा कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड जिन लोगों का नुकसान हुआ, किसी का सामान गया, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, वो इस कंपनसेशन के लिए भी उसी कंपनी पे, ट्रेन कंपनी पे केस कर सकता है। दोनों चीज़ें अप्लाई हो गई। अब जो कंपनसेशन के लिए केस किया गया, एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट क्राइम नहीं था, लेकिन उनका नुकसान हुआ, उनका लॉस हुआ, उस लॉस को रिकवर करने के लिए और उसकी कंपनसेशन के लिए उन लोगों ने ट्रेन कंपनी पे केस कर दिया कंपनसेशन क्लेम करने के लिए, जो कि सिविल लॉ के अंडर आ रहा है। वो लोगों का आपस का मामला है, लोग खुद केस कर रहे हैं, खुद सू कर रहे हैं, खुद सारी लीगल प्रोसीडिंग देख रहे हैं। जबकि क्रिमिनल लॉ वाला दूसरा मामला
स्टेट ने केस कर दिया उस जो है वो ट्रेन कंपनी पे कि आप लोगों की नाअहली की वजह से ये हादसा हुआ और बहुत सारे लोगों की जानें गई, आपको जो है वो अदालत में पेश होना होगा और अगर अदालत कोई सज़ा सुनाती है आप लोगों को उस सज़ा को पूरा करना होगा। तो इस तरह के केसेस हो सकते हैं जिनमें सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों की वायलेशन हो रही हो। मैनी ऑफ द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल एंड बिजनेस लॉ आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सिविल लॉ बट क्रिमिनल लॉ में आल्सो अप्लाई। बिल्कुल वही बात कर रहा है कि भाई कुछ इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों अप्लाई हो रहे हों। नेक्स्ट, it is also important to remember that the same action may be in breach of criminal law and also a tort in civil law। उसने कहा भाई क्राइम भी हो सकता है और टोर्ट भी हो सकती है, एक ही एक्शन। अब हम अपनी एग्जांपल देखने में ले आए, एक्शन एक ही हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, दोनों चीज़ें हुई हैं। क्राइम हुआ है, क्राइम क्या हुआ है, लापरवाही की वजह से, मैनेजमेंट की, ट्रेन मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। दूसरा टोर्ट क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है। इन सच ए सिचुएशन द एक्शन मे गिव राइज टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय द स्टेट। ऐसी बात है ना, इस एग्जांपल में हमारी जो ट्रेन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस ट्रेन मैनेजमेंट के खिलाफ स्टेट की तरफ से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आ रही है। उन्होंने जो है वो मैनेजमेंट ने ट्रेन की मैनेजमेंट पे केस किया है हमारी गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुई है, उन्होंने अपनी नाअहली की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान किया है। नेक्स्ट क्या हुआ, सिविल एक्शन में बाय अ प्राइवेट पर्सन क्लेमिंग अ रेमेडी सच एज डैमेजेस। जो प्राइवेट पर्सन है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उन्होंने भी उस पर केस किया उस नुकसान की भरपाई के लिए। सिविल एक्शन भी आ रहा है और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय स्टेट भी आ रही है, दोनों चीज़ें आएंगी अगर इस तरह का केस हो जहाँ पे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों का ब्रीच हो रहा हो। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। आपकी बुक में बिल्कुल वही एग्जाम्पल लिखी हुई है जो मैंने अभी दी है, इसको हम मिलके पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि हमें समझ आती है। सपोज दैट अ ट्रेन कंपनी ऑपरेट्स अ ट्रेन सर्विस एंड देयर इज अ मेजर एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी टू द पैसेंजर्स। क्या कह रहा है कि एक ट्रेन कंपनी है, वो ट्रेन सर्विस प्रोवाइड करती है जिससे एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है जिससे बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं और बहुत सारे लोगों की इंजरीज हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों को जो है वो चोट वगैरह लग जाती है। द स्टेट मे क्लेम दैट द ट्रेन कंपनी और इट्स सीनियर मैनेजमेंट आर गिल्टी ऑफ अ ब्रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड ब्रिंग अ केस इन क्रिमिनल कोर्ट। स्टेट ये दावा कर सकती है कि इस ट्रेन कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट ने क्या किया है, क्रिमिनल लॉ की ब्रीच की है, उन्होंने क्रिमिनल लॉ की वायलेशन की है अपनी नाअहली की वजह से और जिनकी वजह से लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स हु हैव बीन इंजर्ड इन द क्रैश एंड इंडिविजुअल्स who have lost a relative killed in a crash may bring civil actions against the train company demanding compensation। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनका कोई बाजू वगैरह टूटा है, टांग वगैरह टूटी है या उनका कोई रिलेटिव मारा गया है उस क्रैश में, तो वो अपने तौर पर भी पर्सनली केस कर सकते हैं कि हमें इसकी कंपनसेशन दी जाए। ये सिविल लॉ के अंडर आ गई चीज़। बिजनेस मैनेजर्स must therefore be aware of both the criminal law and civil law implications of their activities। तो जो मैनेजर्स हैं, इस कंपनी के मैनेजर्स जो बैठे हुए हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे खिलाफ किस किस तरह के कौन कौन से केसेस जो हैं वो बन सकते हैं। इस हादसे से सिविल लॉ की वायलेशन भी खड़ी हो सकती है और क्रिमिनल लॉ की वायलेशन भी। बस ये था हमारा जो है वो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ वाला टॉपिक। कल हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा, इनकी डेफिनेशंस देखी, इनको थोड़ा तफसील से देखा। आज हमने सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट देखा कि कुछ इस तरह के वाक़यात भी हो सकते हैं जहाँ पे क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों की वायलेशन हो रही हो, और अगर इस तरह के वाक़यात होंगे वहाँ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होगी स्टेट की तरफ से। कल हम ये बात पढ़ चुके हैं, अगर क्रिमिनल लॉ का ब्रीच होता है तो केस कौन करेगा, सारी लीगल प्रोसीडिंग किसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी ड्यूटी होगी, स्टेट की ड्यूटी होगी। और इन केस अगर जो है वो
सिविल लॉ का ब्रीच होता है, देन ये सारी लीगल प्रोसीडिंग और प्रोसिक्यूशन कौन कर रहा होगा? ये प्राइवेट पर्सन कर रहा होगा। तो इस मेजर डिफरेंस से भी हम पहचान सकते हैं क्रिमिनल लॉ का ब्रीच कौन सा है और सिविल लॉ का ब्रीच कौन सा है। तो ये हमारा ऑफिशियली जो है वो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का पार्ट जो है वो ख़त्म हुआ। अब हम अपने आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, गवर्निंग स्ट्रक्चर। हमारे मुल्क का गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है? कौन सा गवर्निंग स्ट्रक्चर है? सबसे पहले तो इसका नाम देखते हैं, हमारे मुल्क के गवर्निंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे गवर्निंग स्ट्रक्चर को या हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम को क्या कहा जाता है? फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? छोड़ें आप इन किताबी बातों को, आप अपने जहन में लाएं, आपका क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें क्या क्या है। आप रोज़ सुनते हैं वज़ीर आज़म जो है वो नाअहल हो गया, नया वज़ीर आज़म आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सबसे मेन चीज़ जो इसमें शामिल है वो आपका वज़ीर आज़म शामिल है। हमारे जो गवर्निंग जो सिस्टम है, हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या शामिल है? वज़ीर आज़म शामिल है ना। आप रोज़ सुनते हैं ये अब नया वज़ीर आज़म आ गया, अब इलेक्शंस करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वज़ीर आज़म जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक हिस्सा है। वो किस तरह से हिस्सा है, वो क्यों हिस्सा है, वो क्या करता है? बेसिकली वो गवर्नमेंट का हेड है, वो सारी गवर्नमेंट का हेड होता है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। इसको डिटेल से हम अभी अपने लेक्चर में आके टॉपिक में देख रहे होंगे। फिल वक्त आप ये समझें कि आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम में चीज़ें क्या क्या शामिल हैं। एक तो आपका वज़ीर आज़म हो गया, दूसरा आपका सदर हो गया। ओबियसली बात है, वज़ीर आज़म है तो सदर भी है। वज़ीर आज़म जो है ना, वो है हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो सारी गवर्नमेंट को चला रहा होता है। जो आपका सदर है ना, प्रेसिडेंट, वो है हेड ऑफ द स्टेट, वो पूरी की पूरी आपकी स्टेट को चला रहा होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आप क्या बातें सुनते हैं? कौमी असम्बली में ये बिल पेश हो गया, कौमी असम्बली में ये हो गया, कौमी असम्बली में वो हो गया। तो नेशनल असम्बली भी हमारे गवर्निंग स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। ठीक हो गया। नेशनल असम्बली क्या होती है, इसमें क्या हो रहा होता है, ये सारा हम अभी तफसील से पढ़ने वाले हैं। सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे में होता क्या क्या है। और लास्ट चीज़ जो है वो हमारा सेनेट है। सेनेट भी हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा है। सेनेट और जो है ना हमारा नेशनल असम्बली, इसमें पता क्या हो रहा होता है? इसमें बेसिकली लॉ जो है ना वो ओरिजिनेट हो रहा होता है, लॉ बन रहा होता है। अगर नेशनल असम्बली में बना ना, तो वो सेकंड अप्रूवल के लिए सेनेट के पास जाएगा, सेनेट से पास होने के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए सदर के पास चला जाएगा। अगर सेनेट में बना है ना, तो सेनेट में सबसे पहले पास होने के बाद सेकंड अप्रूवल के लिए नेशनल असम्बली में जाएगा, और नेशनल असम्बली से भी पास हो गया, देन वो फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों ही लॉ जो है वो मेकिंग में ना मेन किरदार, जो बेसिक किरदार कहते हैं ना, बेसिक रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इनको देखते हैं सबको कि ये होते क्या क्या हैं। फिल वक्त यहाँ पे आपने क्या सीखा है? हमारा गवर्निंग स्ट्रक्चर कौन सा है? कौन सा है जी? फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यह हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम कौन सा सिस्टम है? फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें पार्लियामेंट शामिल है, पार्लियामेंट में आ जाता है हमारी नेशनल असम्बली आ जाती है, हमारा सेनेट आ जाता है जहाँ से लॉज जो हैं वो बन रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रेसिडेंट के पास जा रहे होते हैं, सदर के पास जा रहे होते हैं, जो कि स्टेट का हेड होता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली नेशनल असम्बली में ही होता है, और वो जो है हमारी गवर्नमेंट का हेड होता है। हमारा टोटल सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, वो ये सिस्टम आप लोगों के सामने ये 4-5 लफ्ज़ों में बना हुआ है। इसको हम खोल के तफसील से जो है वो देखेंगे। फिल वक्त यहाँ पे आप सिर्फ ये चीज़ देख लें कि फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह का दिखता है। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर नेशनल असम्बली आ रही है, सेनेट आ रहा है, उसके बाद जो है वो हमारा प्रेसिडेंट आ रहा है, और फिर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। ये हमारा फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सबसे पहले हम जो है वो हेड ऑफ द स्टेट के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट के मैंने बारे में आपको ये बात बता दी कि प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट होता है, वो पूरी रियासत का हेड है।
जबकि प्राइम मिनिस्टर वो गवर्नमेंट का हेड है, गवर्नमेंट वो जो पाकिस्तान को चला रही है, और प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान का हेड है, पाकिस्तान की रियासत का हेड है। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, आपको कौन सा क्राइटेरिया जिस पे आपको पूरा उतरना पड़ेगा, देन आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये एक ऑफिशियल इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम के नाम पे आज़ाद होने वाला पहला मुल्क है दुनिया का। मदीना के रियासत के बाद दूसरी रियासत पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आई, जो इस्लाम के नाम पे इंडिपेंडेंटली अलहदा से जो है वो अपनी शनाख्त हासिल कर पाई। ठीक है, तो इस वजह से सबसे पहला क्राइटेरिया कि इस्लामी रियासत का जो हेड होगा ना वो भी इस्लाम से रिलेटेड बंदा होगा, उसके लिए भी उसका मुसलमान होना लाजमी करार पाया। तो पहला क्राइटेरिया जिस पे मोस्टली लोग पूरे उतरते हैं, आप लोगों में से भी, वो है मुस्लिम होना चाहिए आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए। प्रेसिडेंट क्या है? वो पूरी स्टेट का हेड है और उसको सबसे पहले मुसलमान होना चाहिए। जी, मुसलमान हो गया, अब क्या करेगा? नेशनल असम्बली, सेनेट और जितनी प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, सब ने मिलके उस बंदे को कहा हो कि भाई यही हमारा प्रेसिडेंट है। वो किससे इलेक्ट हुआ होगा? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ 5-year टर्म, 5 साल के लिए वो इलेक्ट किया जाएगा। किससे? बाय सेनेट, नेशनल असम्बली एंड द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। ये वही पोस्ट है जिसकी इलेक्शन के लिए इन सब के सब असम्बलीज का जो है वो मुत्तफिक होना पड़ता है, इन सब के सब असम्बलीज में से इंतखाब करवाना पड़ता है। ये सारी असम्बलीज जो हैं ये मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं, सेनेट, नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बलीज। बाकी आगे जितनी भी चीज़ देख रहे होंगे, कोई सिर्फ सेनेट से इलेक्ट हो रहा है, कोई सिर्फ नेशनल असम्बली से इलेक्ट हो रहा है, कुछ सिर्फ प्रोविंशियल असम्बलीज से इलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट तमाम की तमाम जितने भी हमारे लेजिस्लेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सेनेट है हमारा, नेशनल असम्बली है और प्रोविंशियल असम्बलीज है, ये तीनों मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रही होती हैं 5 साल के लिए। कोई मुश्किल चीज़ है इसमें? बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, प्रेसिडेंट का मुसलमान होना लाजमी है और उसको 5 साल के लिए सेनेट, नेशनल असम्बली और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज मिल के इलेक्ट कर रहे होते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग याद करते हैं इसको। उसके बाद क्या क्राइटेरिया है? प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। अब एक बार तो आप प्रेसिडेंट बन गए, क्या आप दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हो? जी बिल्कुल, द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। वो दोबारा इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है, बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आने वाली है, इसका आपने ध्यान रखना है, ये वो MCQs में भी पूछ सकता है। बट नो इंडिविजुअल मे होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स। आप प्रेसिडेंट बन चुके, 5 साल की आपने टर्म पूरी कर ली, आप दोबारा से इलेक्शन में खड़े हो जाओ। अब दोबारा से इलेक्शन में खड़े हो गए, अब फिर से प्रेसिडेंट बन गए, आपने फिर से 5 साल की टर्म पूरी कर ली, लेकिन अब ने आप 2 लगातार बार जो है वो वज़ीर आज़म नहीं, सदर, आप 2 लगातार बार सदर बन चुके हो। अब आप लगातार तीसरी बार सदर नहीं बन सकते, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, एक टर्म का आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। तो ये है हमारा प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया। सबसे पहले प्रेसिडेंट को जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, उसको सबसे पहले मुसलमान होना चाहिए। उसके बाद 5 साल के लिए वो इलेक्ट कर लिया जाएगा सेनेट, नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बली से। अगर वो दोबारा इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, वो दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो दोबारा इलेक्शन लड़े, दोबारा नॉमिनेट हो जाए, दोबारा इलेक्ट हो जाए, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद अब तीसरी बार उसको इलेक्ट नहीं किया जा रहा होगा। और प्रैक्टिकली अगर देखें ना, तो आप भी देखिए यार, नेशनल असम्बली में ना जिस भी पार्टी की ज़्यादा सीटें होती हैं, PTI की ज़्यादा सीटें हैं, PTI का प्रेसिडेंट होता है, जो है वो नून लीग की ज़्यादा सीटें हैं, नून लीग का प्रेसिडेंट होता है, पीपल पार्टी की ज़्यादा सीट्स हैं तो पीपल पार्टी का प्रेसिडेंट होता है। तो प्रैक्टिकली जो चीज़ हो रही होती है ना, जो मेजोरिटी पार्टी होती है ना नेशनल असम्बली में, वही अपना जो बंदा है ना उसको नॉमिनेट कर रही होती है और इलेक्ट करवा रही होती है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, जिसकी ज़्यादा सीटें नेशनल असम्बली में होती हैं। नेशनल असम्बली क्या होती है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। ये था टोटल क्राइटेरिया आपके प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट बनने का।
इसको आपने याद करना है। यहाँ से आपसे वो नोट पूछ सकता है प्रेसिडेंट का, ये वो हर एक लाइन से एक आधा एमसीक्यूज बना के पूछ सकता है, सिनेरियो केस स्टडी बन नहीं सकता। यहाँ से सिर्फ आपकी याद करने वाली ही चीज़ें हैं। अब प्रेसिडेंट तो बन गए भाई, अब प्रेसिडेंट करेगा क्या, प्रेसिडेंट का रोल क्या है, प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ क्या है। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर शैल कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल मैटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी एंड ऑन ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स द फेडरल गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ब्रिंग बिफोर मजलिस शूरा। जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का हेड कौन है, मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट का हेड कौन है, रियासत का हेड कौन है, वो है प्रेसिडेंट। तो जो प्राइम मिनिस्टर है ना, जो गवर्नमेंट का हेड है, वो प्रेसिडेंट के साथ वक्तन फवक्तन मशवरे करता रहता है, और जितने भी मामलात होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ के लिहाज से मामलात होते हैं, हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात चाहते हैं, इस मुल्क से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, इस मुल्क से हमारे ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, कौन कौन से लॉज हम पेश करने वाले हैं, कौन कौन से जो है वो तरामीम लॉ में अमेंडमेंट्स हम अपने लॉ में करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें वक्तन फवक्तन प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट से डिस्कस कर रहा होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का काम ये है कि जितने भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे अपना गवर्नमेंट का, फेडरल पार्लियामेंटरी सिस्टम देख रहे थे कि भाई एक हाउस में अगर बिल ओरिजिनेट हुआ, बिल बना, चाहे सेनेट में बना चाहे नेशनल असेंबली में बना, हम सपोज करते हैं एक बिल बना नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली से पास हुआ, उसके बाद वो सेनेट में जाएगा सेकंड अप्रूवल के लिए। जब सेनेट से पास हो गया ना, उसके बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के पास फाइनल अप्रूवल के लिए। तो प्रेसिडेंट का काम क्या है, जो नेशनल असेंबली और सेनेट से बिल्स अप्रूव हुए हैं, बिल पास हुए हैं, उनको फाइनल अप्रूवल देना। ठीक हो गया, प्रेसिडेंट का काम ये है। नेक्स्ट रोल क्या है प्रेसिडेंट का, द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली अगर हम देखें ना, मुशर्रफ दौर तब तक जो था ना, वो प्रेसिडेंट के पास इख्तियारात ज़्यादा थे, उसके पास जो है ना वो होल्ड हुआ करता था। आप तसव्वुर करें, जब मुशर्रफ का दौर था, जिन लोगों को होश था, मुशर्रफ के दौर में आप बहुत कम सुनते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने ये किया, प्राइम मिनिस्टर ने वो किया। ज़्यादा नाम चलता था परवेज़ मुशर्रफ का, सदर परवेज़ मुशर्रफ ने ये किया, सदर परवेज़ मुशर्रफ ने ये किया। उसके पास ज़्यादा जो है ना वो इख्तियारात थे। उसके बाद आया सदर जरदारी, इसी वजह से सदर की कुर्सी पे बैठा, क्योंकि सदर के पास उस वक्त इख्तियारात ज़्यादा थे। फिर इन्होंने थोड़ी सी तब्दीली की और इख्तियारात जो हैं वो ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को ट्रांसफ़र कर दिए। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि इस लास्ट लाइन में आप पढ़ रहे हैं, द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। मतलब अकेला प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसने प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की जो एडवाइस है उस पर अमल करना है। अगर हम पहला देखें ना, पहला रोल देखें, तो उसमें भी वो यही बात कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म रखेगा, बस इन्फॉर्म रखेगा यार, मतलब ऐसे ही है जैसे बता देगा कि मैं ये करने लगा, तो उसका कोई इतनी पावर वगैरह नहीं है। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें ना, तो प्रेसिडेंट अप्रूव्स द स्टैट्यूट्स पास बाय द नेशनल असेंबली एंड सेनेट। यहाँ पे एक और चीज़ है, मे भी आपके सिलेबस में आगे है या यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन एक मखसूस पीरियड है जिसमें अगर प्रेसिडेंट के पास बिल चला गया ना, प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। नेशनल असेंबली से पास हो गया, सेनेट से पास हो गया, हम कह रहे हैं फाइनल अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता कि मैं रिजेक्ट करता हूँ। वो कहेगा कि भाई यार एक बार इसको देख लो, दोबारा देख लो। अगर दोबारा देख लिया ना, दोबारा पास कर दिया, अब प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, या एक्सेप्ट करेगा या उसे पेंडिंग में डाल देगा। और कुछ मखसूस दिनों तक पेंडिंग में पड़ा रहा तो ऑटोमेटिकली वो पास्ट कंसीडर हो जाएगा। इतना जो है वो अब प्रेसिडेंट का रोल रह गया। कहने को सिर्फ वो जो है ना वो हेड ऑफ स्टेट है, अदरवाइज जो है वो बस यही है इसका रोल। तो ये था प्रेसिडेंट का रोल। ये भी वो शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है। अच्छा एक और बात, ये इस तरह से हेडिंग्स आपके बुक में नहीं बनी हुई,
ये मैंने सिर्फ आप लोगों को याद करवाने के लिए अपनी तरफ से डाली हैं ये ड्यूटीज रोल वगैरह जो हैं, ताकि आप लोग अगर आप अपने ICAP सेटेक्स में देखें ना तो एक बड़ा सा पैरा सा बना होगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, तो बंदा रट्टा लगाने बैठ जाता है शुरू से लेके आखिर तक, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा सेपरेट पोर्शन किया है ताकि आप लोगों को इसको याद करने में आसानी हो। करना ही याद ही है बस, उसने पूछ लेना जी प्रेजेंट पे नोट बता दें, तो आप लोगों ने नोट लिखने बैठ देना, स्टार्ट से शुरू हो जाना और आखिर पे आगे खत्म कर देना है। अगर वो पॉइंट्स बता देता है कि भाई एटलीस्ट इतने पॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट के बारे में लिखें, तो आपने काउंट करके उतने पॉइंट्स लिख देने हैं। यहाँ से कोई केस स्टडी नहीं आने वाला, इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है, या आपसे कोई MCQ में यहाँ का पॉइंट पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये सेनेट का चेयरमैन होता है या डिप्टी स्पीकर होता है, तो आपने वहाँ पे प्रेसिडेंट पे क्लिक कर देना है। इस तरह के 2-3 MCQs पूछ सकता है। तो चीज़ों को आपने समझना है, समझ के इनको याद करना है। ये था हमारा जनाब प्रेसिडेंट, इसको आप लोगों ने याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर की तरफ। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? इतनी बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। प्रेसिडेंट क्या था? हेड ऑफ द स्टेट था। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर बनने का क्राइटेरिया क्या है? Prime Minister must be nominated and elected by a majority of members in the National Assembly. प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है? अच्छा, प्रेसिडेंट को सोचिए, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट हो रहा था? नेशनल असेंबली, सेनेट, आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज, तीनों मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रही थी। अब प्राइम मिनिस्टर आ गया, प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट हो रहा है? सिर्फ नेशनल असेंबली की जो मेजोरिटी पार्टी है वो कहती है कि भाई इस बंदे को हम प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, वोटिंग करो, उसको वोट कर दिए जाते हैं और वो बंदा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है। सिर्फ नेशनल असेंबली जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रही होती है। द इंडिविजुअल इज देन अपॉइंटेड बाय एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। आपने कई हल्फ बर्दारी की तकारीर सुनी होंगी, अभी शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी की तकरीर हुई। पहले जो है वो वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म आपके इमरान खान जो हैं उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीर हुई। वो उनमें जो हल्फ ले रहा होता है बंदा वो प्रेसिडेंट होता है, आपका सदर होता है। तो सदर क्या करता है? जैसे ही नेशनल असेंबली की मेजोरिटी ने जिस बंदे को वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अब सदर ने उसका ऑफिशियली अनाउंस करना है कि ये बंदा प्राइम मिनिस्टर है और उससे हल्फ ले लेना है। काम खत्म हो गया प्रेसिडेंट का भी और प्राइम मिनिस्टर का भी। इतना 2 चीज़ें हैं सिर्फ जिसमें प्राइम मिनिस्टर के इलेक्ट होने का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। नेशनल असेंबली में जो है वो बंदे को इलेक्ट कर लिया गया, सिलेक्ट कर लिया गया, सारी पार्टीज़ ने वोटिंग करके, सारे मेंबर्स ने वोटिंग करके एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर लिया। उसके बाद जो आपका प्रेसिडेंट है, आपका सदर है, उस इंडिविजुअल को उसने हल्फ लिया और उसको अपॉइंट कर दिया ऑफिशियली कि ये प्राइम मिनिस्टर है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर आपने सुना होगा कि अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं कि वज़ीर आज़म की काबीना ने ये फैसला किया, वज़ीर आज़म की काबीना में ये भी पेश हुआ, वज़ीर आज़म की काबीना में मशवरा हुआ। तो जब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना, तो उसके बाद जो उसकी पार्टी होती है या उसकी इत्तेहादी पार्टीज होती है ना, कुछ लोग जो है वो इलेक्ट कर लेता है। ये वज़ीर पानी और बिजली होगा, ये वज़ीर एजुकेशन होगा, एजुकेशन मिनिस्टर होगा, ये फॉरेन मिनिस्टर होगा, ये फलां मिनिस्टर होगा, ये फलां मिनिस्टर होगा। ये सारे लोग मिनिस्टर्स जो वो इलेक्ट कर लेते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर खुद वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं और इनको हम कहते हैं फेडरल कैबिनेट। इनको हम कहते हैं फेडरल कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द फेडरल कैबिनेट, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स whose members are appointed by president on the advice of prime minister। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि ये बंदा वज़ीर पानी और बिजली होगा, ये बंदा वज़ीर ख़जाना होगा, ये बंदा एजुकेशन मिनिस्टर होगा। ये कह के प्रेसिडेंट को सेंड कर दिया, प्रेसिडेंट ने वहाँ पे साइन कर दिया। प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है। अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ने। एडवाइस किसने किया? प्राइम मिनिस्टर ने। फाइनल सिग्नेचर प्रेसिडेंट का हुआ और आपकी काबीना जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक हो गया। अब जो फेडरल कैबिनेट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को दिए हुए हैं जो है फेडरल कैबिनेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो फेडरल कैबिनेट में हमारे सियासतदान आ रहे होते हैं ना, उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होती। अगर आप वज़ीर पानी और बिजली को बिठा देना अकेले को कि आप काम करो और पानी और बिजली का सारे जो है जितने भी इशूज़ हैं उनको डील करो, उसे कुछ भी पता नहीं है। उसने बेसिकली सीखना है। ठीक है। तो इस वजह से फेडरल कैबिनेट
ये जो मिनिस्टर होते हैं, हर मिनिस्टर के अंदर सेक्रेटरीज होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो ये अपने एग्ज़ाम्स दे के, मुकाबले के एग्ज़ाम्स दे के, ये CSS दे के ये आगे गए होते हैं जाके। ये काबिल लोग होते हैं, ये उन लोगों को असिस्ट कर रहे होते हैं, उन लोगों को बता रहे होते हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं आपके, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं उनके सेक्रेटरीज। फेडरल मिनिस्टर्स आर सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीज एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंटेड इन ईच डिपार्टमेंट फॉर इंश्योरिंग दैट पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट आर एक्टेड अपॉन। पॉलिसीज बनाई प्राइम मिनिस्टर ने फेडरल कैबिनेट को कन्वे की, फेडरल कैबिनेट के साथ के प्राइम मिनिस्टर ने बनाई। अब उन्होंने इनको इम्प्लीमेंट करना है किसकी मदद से? फेडरल मिनिस्टर्स जो है ना, उनके नीचे आगे सेक्रेटरीज होते हैं, दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, SC, वगैरह जो भी होते हैं, वो उनकी मदद कर रहे होते हैं इन पॉलिसीज को फार्मूलेट करने में। सिर्फ ये 3-4 पॉइंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, इनको आपने याद करना है। बेसिकली सिंपल सी चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कौन करता है? नेशनल असेंबली करती है। उसके बाद प्रेसिडेंट उससे हलफ ले लेता है, अपॉइंट कर देता है। प्राइम मिनिस्टर के नीचे एक फेडरल कैबिनेट होती है, मिनिस्टर्स की कैबिनेट होती है जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट की होती है। उन फेडरल कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो होते हैं, फेडरल मिनिस्टर्स, उनके नीचे आगे सेक्रेटरीज होते हैं, दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं कि जो पॉलिसीज बनाई है गवर्नमेंट ने वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएं। दैट्स इट, बस आपका प्राइम मिनिस्टर खत्म हुआ। यहाँ से भी वो आपसे प्राइम मिनिस्टर पे नोट पूछ सकता है, कह सकता है कि 3-4 पॉइंट्स बता दो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो ये भी आप लोगों ने याद करने हैं। यहाँ से कोई भी घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो सीधा बोलेगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता दो। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल असेंबली, हमारी कौमी असेंबली। इसको भी आप लोगों ने याद करना है। किस तरह से, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, नेशनल असेंबली का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। नेशनल असेंबली भी और सेनेटरी। अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बजाय इन दोनों, अगर मुझे यहाँ से क्वेश्चन पूछना पड़े तो नेशनल असेंबली और सेनेट को ज़्यादा फोकस करूँगा। यहाँ पर पूछने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। नेशनल असेंबली का क्या स्ट्रक्चर होता है? The seats of National Assembly are determined on the basis of population of provinces. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं सेनेट पढ़ रहा हूँ तो मैं इस लाइन को दोबारा रेफर करूँगा। क्या लाइन है जी? Just seats for national assemblies are determined on the basis of population of provinces. अब नेशनल असेंबली के हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि नेशनल असेंबली में होता क्या क्या है। नेशनल असेंबली की सीट्स जो होती हैं ना, जिस सूबे में पॉपुलेशन ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स मिलेंगी। जिसकी आबादी कम है उसको कम नेशनल असेंबली में सीट मिलेंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि जो छोटे इलाके हैं, जो छोटे प्रोविंसेस हैं, उन्हें तो अपनी बात मनवाने के लिए, मेजोरिटी लाने के लिए बहुत तकल्लुफ़ करनी पड़ेगी। ऐसा ही है, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सोच को थोड़ा सा होल्ड करें। जब हम सेनेट पढ़ रहे होंगे मैं इस सोच को दोबारा जगाऊंगा आप लोगों की। फिल वक्त जो समझने की बात है वो क्या है कि जो नेशनल असेंबली है ना, नेशनल असेंबली में सीट्स किस बेस पे होंगी? जिस सूबे की ज़्यादा पॉपुलेशन है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा सीट्स पंजाब को दे दो नेशनल असेंबली में। उसके बाद सिंध है, सिंध को दूसरे नंबर पे, फिर KP के बलूचिस्तान, उसी हिसाब से फाटा वगैरह जो भी बाकी एरियाज़ हैं उन पे उनको सीट्स जो हैं वो एलोकेट की जाएंगी पॉपुलेशन के हवाले से, पॉपुलेशन के लिहाज से। ठीक हो गया? स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं नेशनल असेंबली का। उसके बाद द मेंबर्स ऑन जनरल सीट्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। इन्हें कौन इलेक्ट कर रहा होता है? यार आप लोग इलेक्ट कर रहे होते हैं। अभी जो है वो इलेक्शन होंगे, आप लोग वोट डाले होंगे, आपके डायरेक्ट वोट से ये लोग इलेक्ट हो रहे होते हैं। आपके MNAs होते हैं, इनको MNAs कहती है जो मेंबर इलेक्ट हो रहे हैं ना। आपने बोर्ड्स पे भी लिखा देखा होगा, इंतखाबी निशान फुला जो है वो MNA की जो है वो सीट पे खड़ा है, इलेक्शन जो है वोट दे के कामयाब करें, इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। द मेंबर्स ऑन जनरल सीट्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वोट्स बाय द वोटर्स रजिस्टर्ड। आप रजिस्टर्ड वोटर हैं, आप डायरेक्ट वोट डालते हैं और उन लोगों को आप इलेक्ट करते हैं। वो लोग जाके आपकी नेशनल असेंबली में बैठ जाते हैं। दे आर आल्सो रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन एंड
नॉन मुस्लिम्स, वहाँ पे स्पेशली सीट्स होती हैं नॉन मुस्लिम्स की और औरतों के लिए, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ठीक होगी। अब ठीक होगी बात। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई जिसके पास ज़्यादा आबादी होगी उसकी ज़्यादा सीट्स होंगी नेशनल असम्बली में। नेशनल असम्बली के मेंबर्स को हम लोग खुद इलेक्ट कर रहे होते हैं डायरेक्ट अपना वोट देके। दो चीज़ें देखनी। तीसरी चीज़, द मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर। बात आ गई प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट कर रहा था? नेशनल असम्बली। मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली वोट देके प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे थे। यही बात उसने यहाँ पे लिखी है कि मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को भी इलेक्ट करते हैं, फिर अपने नेशनल असम्बली को चलाने के लिए जो स्पीकर होता है, जो नेशनल असम्बली के इजलास को हेड कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, उसे स्पीकर कहते हैं। और उसका जो असिस्टेंट होता है, एक किस्म का असिस्टेंट कह लें कि स्पीकर की गैर मौजूदगी में वो स्पीकर तस्वुर किया जाएगा, उसको हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं। तो यही नेशनल असम्बली के मेंबर्स आपस में वोटिंग करते हैं। इन्हीं में से एक दो बंदे खड़े हो जाते हैं कि मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ। उनको उनमें से जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको स्पीकर बना दिया जाता है, एक को डिप्टी स्पीकर बना दिया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो है वो नेशनल असम्बली में फॉलो किया जा रहा होता है। ये है जो है वो हमारा स्ट्रक्चर नेशनल असम्बली का। क्या है नेशनल असम्बली का स्ट्रक्चर? हमारे नेशनल असम्बली में जी सीट्स होती हैं, रिजर्व होती हैं उन लोगों के लिए, उस प्रोविंस के लिए ज़्यादा जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन कम है उस प्रोविंस की सीट्स जो हैं वो नेशनल असम्बली में कम होती हैं। उसके बाद इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है? जो मेंबर्स होते हैं नेशनल असम्बली के मेंबर्स को हम डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू इलेक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे स्पेशल सीट्स वुमेन और नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है वो अलग रखी गई होती हैं। उसके बाद नेशनल असम्बली के मेंबर्स अपने में से ही प्राइम मिनिस्टर को, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को जो है वो इलेक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारा नेशनल असम्बली का स्ट्रक्चर है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ से भी वो आपसे सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग वगैरह पूछ सकता है कि नेशनल असम्बली पे नोट वगैरह लिखते हैं। कोई केस स्टडी सिनेरियो यहाँ से नहीं पूछा जा सकता। नेशनल असम्बली का काम क्या है, फंक्शन क्या है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ नेशनल असम्बली इज लॉ मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। नेशनल असम्बली का बेसिक काम ही लॉ बनाना है। नेशनल असम्बली का बेसिक काम ही लॉ बनाना है, बस काम खत्म। नेशनल असम्बली का फंक्शन क्या है जी? लॉ बनाना। लॉ कौन बना रहा होता है? नेशनल असम्बली बना रही होती है। सेनेट का भी तकरीबन यही फंक्शन है। ठीक हो गया। तो कोई भी मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है। इसके बावजूद अगर आप लोगों को किसी चीज़ में मुश्किल पेश आ रही है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे जो है वो मैसेज करके इसको पूछ सकते हैं। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोगों को। ये थी हमारी नेशनल असम्बली। लास्ट चीज़ जो हमारे गवर्निंग स्ट्रक्चर का है वो है सेनेट। ये बड़ा मसला है। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये गवर्निंग स्ट्रक्चर में वो सेनेट है। सेनेट जो है ना वो नेशनल असम्बली से थोड़ा डिफरेंट है। मैंने आपको बताया बिल नेशनल असम्बली में भी जो है वो ओरिजिनेट होता है, सेनेट में भी ओरिजिनेट होता है। सेनेट में अगर ओरिजिनेट हुआ है तो नेशनल असम्बली में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए। अगर नेशनल असम्बली में ओरिजिनेट हुआ है तो वो सेनेट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर सेनेट में हुआ है तो वो नेशनल असम्बली में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लॉजिकल सी बात है। दिल में क्वेश्चन आता है कि भाई काम तो सेनेट वही वाला कर रहा है जो नेशनल असम्बली कर रही है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? फजूल में इतने सारे लोग रख के उनको पैसे दे रहे हैं, उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, क्यों? वजह बात जेल में आती है ना कि सेनेट कर क्या रहा है? वही जो नेशनल असम्बली कर रही है। नेशनल असम्बली एक बिल ओरिजिनेट करती है, पास करवाती है, उसे आगे भेज देती है और फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट से मिलनी है। तो ये जो इधर से दूसरी तरफ से कान पकड़ा जा रहा है, ये सीधा पकड़ लें। सेनेट या नेशनल असम्बली में से एक इदारा खत्म कर दें और दूसरा इदारा रख लें। दोनों इदारे क्यों रखे हुए हैं? इसकी वजह अब आएगी डिफरेंट फ्रॉम नेशनल असम्बली। सेनेट जो है वो नेशनल असम्बली से क्यों डिफरेंट है? ये पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हाईलाइट कर लें आप। एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सेनेट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी। इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी। परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी क्यों है, इसका क्या मतलब है? तीसरे चौथे पॉइंट में हम देख रहे होंगे।
फिल वक्त आगे देखें, विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस। अब वो बात आ गई, उधर क्या था नेशनल असेंबली में, जिसकी आबादी ज़्यादा, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा, उसकी सीट्स ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस। सिर्फ यही वजह है सेनेट के वजूद की, सिर्फ यही वजह है कि उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है सारे प्रोविंसेस को, ताकि किसी के हकूक जो हैं वो पामाल ना हो। विद रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबलीज जो है ना, सूबाई असम्बलियाँ जो हैं, हर सूबे की भी एक असम्बली है, जिसे आप मिनी नेशनल असम्बली कह लें। जैसे पूरे मुल्क की एक नेशनल असम्बली है, इस तरह हर सूबे की प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, छोटी छोटी असम्बलीज हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज जिनको हम कहते हैं। मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली, वो प्रोविंशियल असेंबली वाले जो है ना, वो मेंबर्स इलेक्ट कर देते हैं सेनेट में भेजने के लिए। और सेनेट में क्या है, हर सूबे में से इक्वली मेंबर्स आते हैं और तब वोटिंग होती है। हर सूबे को बराबर नुमाइंदगी दी गई है। देयर आर आल्सो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। एक्चुअली इस्लामाबाद जो है वो किसी सूबे में नहीं आता, ना पंजाब में, ना सिंध में, ना KPK में, ना बलोचिस्तान में, क्योंकि ये हमारा दारुल हुकूमत है, ये हमारा कैपिटल है, इसलिए इसको भी उसमें सेपरेट से जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो ये है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वहाँ पे क्यों डिफरेंट है ये नेशनल असेंबली से सेनेट। यहाँ पे तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी गई है। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक पॉइंट हमारा मिसिंग है, परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी। इसका क्या मतलब है सर, परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी? ये देखते हैं हम स्ट्रक्चर में। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। नेशनल असेंबली के कितने साल के लिए इलेक्ट हो रहे थे? प्रेसिडेंट कितने साल के लिए इलेक्ट हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर कितने साल के लिए इलेक्ट हो रहा है? 5 साल के लिए, सब लोग 5 साल के लिए। सेनेट के मेंबर्स कितने साल के लिए इलेक्ट हो रहे हैं? 6 साल के लिए। हाफ द मेंबर्स, इसको हाईलाइट करें, हाफ द मेंबर्स से लेके हाफ द मेंबर्स रिटायर आफ्टर 3 years and are replaced by the equal number of newly elected senators। ये बात हाईलाइट कर लें, हाफ द मेंबर से लेके सेनेटर्स तक। ये है परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब। नेशनल असेंबली का क्या चक्कर है? नेशनल असेंबली आई, मेंबर्स आए, इलेक्ट हुए, 5 साल पूरे हुए, नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी, सारे मेंबर फारग हो गए। अब निगरान हुकूमत आ गई। जब तक नए इलेक्शंस नहीं हो जाते नेशनल असेंबली में कोई भी नहीं बैठा हुआ, खाली पड़ी है नेशनल असेंबली। सेनेट में क्या है, 3 साल बाद इलेक्शन होंगे। 3 साल बाद जो मेंबर्स हैं ना, मेंबर्स आधे रिटायर होंगे। पूरी सेनेट कभी ख़त्म होएगी नहीं। 3 साल बाद आधे रिटायर हो गए, आधे हैं, आधे नहीं आ गए। फिर अगले 3 साल बाद जो पिछले थे, जिनके 6 साल पूरे हो चुके हैं, जो पिछले थे, फ़र्ज़ करें 1 जनवरी 2020 को इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हुआ 1 जनवरी 2020 को। सेनेटर्स जो हैं वो इलेक्ट, 3 जो सेनेटर थे, हाफ सेनेटर्स रिटायर हुए 1 जनवरी 2020 को। ठीक हो गया। अब 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को जो पिछले हाफ थे, जिन्होंने अपने 3 साल मुकम्मल कर लिए थे, 1 जनवरी 2020 को हाफ रिटायर हुए, हाफ के 6 साल पूरे हो गए। या इसको दूसरी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। हम स्टार्टिंग पॉइंट ही 1 जनवरी 2020 लेते हैं। 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2026 तक 6 साल। मेंबर्स कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? 6 साल के लिए। 1 जनवरी 2020 को से लेके 1 जनवरी 2023 तक, 1 जनवरी 2023 को हाफ ऑफ दी मेंबर्स जो हैं वो क्या हो गए? रिटायर हो गए। हाफ ऑफ दी मेंबर्स क्या हो गए? रिटायर हो गए। अब 1 जनवरी 2023 को न्यू हाफ मेंबर्स आए। ठीक हो गया। 1 जनवरी 2023 को क्या हुआ? न्यू हाफ मेंबर्स आए। जैसे 1 जनवरी 2026 आई तो वो वाले हाफ मेंबर्स जो 1 जनवरी 2020 को इलेक्ट हुए थे, उनके 6 साल पूरे हो गए। अब वो वाले रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जो 1 जनवरी 2023 को इलेक्ट हुए थे, उनके तो सिर्फ अभी 3 साल हुए हैं।
उनके तो अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, तो वो कब रिटायर होंगे? वो अगले 3 साल बाद 2029 में रिटायर हो रहे होंगे। इस तरह जो सेनेट है हमारा, कभी भी उसके सारे मेंबर्स घर नहीं बैठते, कभी भी सेनेट खाली नहीं होता। उसके 3 साल बाद आधे मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं, फिर अगले 3 साल बाद वो वाले मेंबर जिनके पहले 6 साल पूरे हो चुके हैं वो रिटायर हो रहे होंगे, और वो इक्वल नंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड सेनेटर्स रिप्लेस कर दिए जाएंगे। 1 माह, 2 माह, 3 माह, जितने भी लगे नए सेनेटर्स को आने में, सेनेट अपना काम करता रहेगा, सेनेट नहीं रुकेगा। इसी वजह से इसको परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो 2 नंबर का आप मुझसे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि भाई सेनेट को परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी क्यों कहा जाता है। ठीक हो गया। ये आपसे एमसीक्यूज में भी किसी भी तरह से वो छोटा सा सिनेरियो बना के पूछ सकता है कि सेनेट जिसमें जो है वो परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे पेश हो रहा हो। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। सेनेट इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। द इलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स इज नॉट हेल्ड एट द सेम टाइम एंड सो इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट ऑन अ परमानेंट बेसिस। ये कभी भी खत्म होता ही नहीं है। इसके आधे मेंबर्स तो लाजमी बैठे हुए होंगे, मिनिमम इसके आधे मेंबर्स बैठे हुए होंगे, तो ये परमानेंटली काम कर रहा होता है। तो ये सेनेट के दो जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन लोग को आपने जहन में रखना है। होपफुली आप लोगों को साथ याद भी हो गएंगे। मुश्किल कोई नहीं है, रॉकेट साइंस कोई नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी हाजिर दिमागी से आपने इसको समझना है। इसके बावजूद अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आता तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। जिस तरह नेशनल असेंबली के लोग जो हैं वो अपने में से ही स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह सेनेट के जो लोग हैं वो अपने में से ही चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन जो है वो इलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद सेनेट का क्या रोल है भाई? सेनेट का भी बिल्कुल तकरीबन वही रोल है। द चेयरमैन ऑफ सेनेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेक्स्ट इन लाइन टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके प्रेसिडेंट को कुछ हो गया है, खुदा ना खास्ता आपके प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है या कुछ भी हो गया, आपका प्रेसिडेंट नहीं है इस वक्त जो है वो अपनी चेयर पे, कौन प्रेसिडेंट होगा? चेयरमैन ऑफ सेनेट। चेयरमैन ऑफ सेनेट इज नेक्स्ट इन लाइन टू एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ द ऑफिस बिकम वैकेंट एंड अंटिल सच टाइम अ न्यू प्रेसिडेंट कैन बी फॉर्मली इलेक्टेड। जब तक न्यू प्रेसिडेंट फॉर्मली इलेक्ट नहीं हो जाता, जब तक प्रेसिडेंट जो है आपका, सदर जो है उसका ऑफिस खाली है, तब तक सदर कौन तस्वुर किया जाएगा? आपके सेनेट का चेयरमैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कहीं भी टेस्ट हो सकता है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में। द रोल ऑफ सेनेट इज टू प्रमोट नेशनल कोहेशन एंड हार्मनी and to alleviate the fear of the smaller provinces regarding domination by any one province because of its majority in the National Assembly। ये बात तो मैं आपको शुरू से बता दी है कि भाई नेशनल असेंबली में मेजोरिटी उसकी है जिसके प्रोविंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो सेनेट बनाने का मेन मकसद ये है कि जो छोटे प्रोविंसेस हैं उनको दिखाया जाए कि भाई आप लोग अकेले नहीं हो, आप लोगों को कोई बड़ा सूबा डोमिनेट नहीं कर रहा, आप लोगों को बराबर नुमाइंदगी हासिल है। आप यहाँ पे अपने जो है वो जो भी अपने हकूक़ हैं आप उनका तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल उसी तरह कर सकते हो जिस तरह के बाकी लोग कर सकते हैं, बाकी प्रोविंसेस कर सकते हैं। यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोविंसेस। तो दैट्स इट। ये ड्यूटीज और रोल है। एक लेजिस्लेटिव रोल है सेनेट का। ये तो सिंपल रोल है ना कि चेयरमैन ऑफ सेनेट का क्या रोल है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है अगर प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ने ऑफिस खाली किया हुआ है। उसके अलावा जो सेनेट का रोल है वो एक किस्म का नेशनल यूनिटी क्रिएट करना, आपके मुल्क में एक यूनिटी क्रिएट करना, लोगों के जो है वो जो ख़ास तौर पे छोटे प्रोविंसेस के उनके डर को दूर करना कि कोई आपसे डोमिनेट कर जाएगा, कोई भी प्रोविंस आपसे जो है वो ऊपर चला जाएगा। बेसिकली ये रूल है। लेकिन लेजिस्लेटिव रूल सेनेट का भी वही है जो नेशनल असेंबली का था। क्या नेशनल असेंबली लॉ बनाती है, सेनेट क्या करेगा? सेनेट भी लॉ बनाएगा। ऑल स्टैट्यूट्स passed by the National Assembly are also approved by the Senate। जो भी लॉ नेशनल असेंबली से पास हो गया, दूसरी अप्रूवल किससे होगी? सेनेट से होगी। ऑब्वियसली सेनेट भी उसको अप्रूव कर रहा होगा विद द एक्सेप्शन ऑफ मनी बिल्स। इसको अंडरलाइन कर लें,
कल तफसील से हम जो है वो विद द एक्सेप्शन ऑफ मनी बिल्स का क्या मतलब है, क्यों मनी बिल्स यहाँ पे नहीं आ रहे, इस पे हम कल डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे। फिल वक्त उसका नेशनल असेंबली का क्या मकसद था, क्या काम था, लॉ बनाना, लॉ पास करना। बिल्कुल इसका मकसद है कि नेशनल असेंबली में जो भी लॉ अप्रूव हुआ है वो दूसरी अप्रूवल के लिए सेनेट के पास आएगा। अगर हम लॉजिकली सोचें क्यों ऐसा हो रहा है, नेशनल असेंबली में जो पॉपुलेशन जिस प्रोविंस की ज़्यादा है उस प्रोविंस ओबियसली वोटिंग जो है उनके पास वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा होंगे, तो वो कोई भी लॉ जो है वो पास कर लें जिसके बाकी छोटे प्रोविंसेस पे गलत असर हो रहा हो, वो लॉ अगर इस तरह का कोई नेशनल असेंबली में पास हो जाए देन वो सेकंड अप्रूवल के लिए जब आपकी सेनेट में आएगा वहाँ पे वो जो छोटे प्रोविंसेस हैं उनका ये वाला खौफ निकल जाएगा कि भाई वहाँ पे हमारी तादाद थोड़ी थी तो ये बिल पास हो गया, अब आपकी तादाद बराबर है, अब अगर रोक सकते हैं तो इस बिल को सेनेट में रोक लें, बस ये काम है। विद द एक्सेप्शन ऑफ मनी बिल्स, मनी बिल्स क्यों एक्सेप्ट है, क्यों एक्सेप्शन है, इसकी हम डिटेल्ड डिस्कशन कल कर रहे होंगे। बाकी सारा हमारा क्लियर है। सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन चारों को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। यहाँ से कोई केस स्टडी नहीं आने वाला, एमसीक्यूज छोटे से बन सकते हैं, इसके अलावा सिर्फ आपसे वो क्वेश्चंस में पूछ सकता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इनके रोल्स वगैरह, ड्यूटीज़ वगैरह सब कुछ याद करना है। अब फाइनली हम देख लेते हैं यहाँ से कोई पास पेपर का क्वेश्चन तो नहीं आया जी, आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, ऑटम 2018 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ऑटम 2018 में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन था, स्पेसिफाई पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हाँ जी, कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सोचें ज़रा। स्टार्टिंग में हम अभी स्टार्टिंग में देख के आए हैं हमारा कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। एंड आइडेंटिफाई सेनेट्स रोल इन प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। आइडेंटिफाई सेनेट्स रोल इन प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। हमने लास्ट में सेनेट का लेजिस्लेटिव रोल पढ़ा है, लास्ट में सेनेट का लेजिस्लेटिव रोल पढ़ा है, अभी पढ़ के आए हैं। वो वाला लेजिस्लेटिव रोल आपने लिखना था। और पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, हमारा प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हमारी नेशनल असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट में हमारी नेशनल असेंबली है, लॉ बना रही है, हमारा सेनेट है जो है वो लॉ बना रहा है, लॉ पास कर रहा है। ये बस 3-4 चीज़ें आपने बतानी थी। हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थोड़ा सा बताना था और सेनेट का रोल बताना था क्या है लेजिस्लेशन में क्या रोल है। 2 लाइन्स में लिखा हुआ है, अभी लास्ट चीज़ हम वही पढ़ के आए हैं और आप लोगों को इसके 5 नंबर मिल जाएंगे, इसके आप लोगों को 5 नंबर मिल जाने थे। सिंपल सी चीज़ ऑटम 2018 में पूछ ली। यहाँ से वो इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा और कोई क्वेश्चन यार पूछ नहीं सकता वो, यहाँ से वो सीधा आपसे पूछेगा, किसी भी तरह से घुमा नहीं सकता वो आपको। उसने सीधा कोई लेजिस्लेशन रोल पूछ लेना है सेनेट का, उसने पूछ लेना है सेनेट क्यों डिफरेंट है नेशनल असेंबली से, सेनेट में ऐसी क्या ख़ास बात है, नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने साल के लिए होता है, आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, बस यही चीज़ें वो पूछ सकता है यहाँ से। तो अगर आप लोगों ने सबको याद कर लिया तो गारंटीड आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपके नंबर पूरे ही आएंगे उसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसका जो है वो सोल्यूशन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत थी, क्योंकि सीधा उसने क्रैमिंग वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं उसको अपने पीछे स्लाइड्स में। अगर कोई जो केस स्टडीज आएंगी हम साथ साथ उनके सोल्यूशन भी डिस्कस कर रहे हुआ करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया करेंगे, अब उसने सीधा पूछा हुआ है, आपकी बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ है, आपने उठा के कॉपी पेस्ट करना है बस, और आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएंगे। ये था हमारा आज का मेन टॉपिक। इसके बाद लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं और बात को ख़त्म करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डेली याद किया करेंगे, ताकि चीज़ें बातें हमारे जहन में बैठ जाएं। ये अगर इकट्ठा सारा पढ़ाया जाए तो आप लोगों से याद करने में मुश्किल ना हो, तो हम डेली 3 पार्ट्स किया करेंगे। कल हमने थोड़ा सा प्रीएम्बल देखा था, 5 शेड्यूल्स आप लोगों को था, आपने याद कर लेना है। होपफुली प्रीएम्बल और 5 शेड्यूल्स आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। आज हम इसके 3 पार्ट्स देखने वाले हैं। पहला पार्ट है इंट्रोडक्टरी।
नाम से ही जाहिर है। हमने देखा था ना 280 आर्टिकल्स होते हैं, तो पहले पार्ट में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 6 तक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पार्ट 1 का नाम है इंट्रोडक्टरी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पार्ट 1 का नाम इंट्रोडक्टरी है। दूसरा क्या चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कि नाम से ही जाहिर है इंट्रोडक्टरी, तो इसमें पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मुल्क का इंट्रोडक्शन शामिल होगा। तो क्या ऐसी बात है? बिल्कुल। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी में आ रही है आपका कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पहली चीज़ इंट्रोडक्टरी में ये है। दूसरी चीज़ इंट्रोडक्टरी में भाई आपके 4 टेरिटरीज हैं, 4 आपके सूबे हैं। तीसरी चीज़ है भाई आपका रिलीजन कौन सा स्टेट का, रिलीजन इस्लाम। सिंपल सी बातें, कोई बात नहीं है। अदर प्रोविजंस सच एज एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डील्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ ईटीसी। बाकी प्रोविजन जो हैं, बाकी किस्म की जो आपके लोगों के राइट्स हैं, हकूक़ हैं, इनके बारे में कुछ प्रोविजंस आपके इंट्रोडक्शन में शामिल की गई हैं। बस ये चीज़ आपने याद करनी है। पार्ट 1 आपको याद हो गया, पार्ट 1 आपको यही याद होना चाहिए। पार्ट 1 क्या है? इंट्रोडक्टरी। इसमें हमारे मुल्क का इंट्रोडक्शन शामिल है। क्या इंट्रोडक्शन है? हमारा मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसमें 4 टेरिटरीज हैं, इसका रिलीजन क्या है, इसके अलावा बाकी छोटी मोटी प्रोविजंस लोगों के राइट्स के हवाले से लॉ के अंदर, ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपके पार्ट 1 में शामिल है। ये आपने पार्ट 1 याद कर लिया, 2 नंबर का वो पूछेगा, अगर उसने पूछा आपने ये 3-4 चीज़ें लिख दी, आपको 2 में से 2 नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। तो नंबर कम जान के इनको इग्नोर नहीं करना, इनको याद करना है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये 3-4 चीज़ें आपके जहन में बैठ गई, इनको आप पैराग्राफ की सूरत में चाहे लिख दें, आपकी बुक में जो है वो पैराग्राफ की सूरत में लिखे हुए हैं, लेकिन पॉइंट्स यही हैं, ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, तो आप आसानी से पैराग्राफ की सूरत में भी इनको लिख सकते हैं। पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या चीज़ है? पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज। अगर इसका नाम फंडामेंटल राइट्स है तो इसमें चीज़ें जितनी भी शामिल होंगी वो सारी बुनियादी हकूक़ के हवाले से शामिल होंगी। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। हमारी स्टेट की डेफिनेशन क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जो भी है। सबसे पहली चीज़ डेफिनेशन ऑफ स्टेट शामिल है। उसके बाद लॉज रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ऑब्वियसली इसका नाम ही ये है कि फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, तो इसके रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो पार्ट 2 में शामिल है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स और बुनियादी हकूक़, लॉज दैट डीम वॉइड which are inconsistent with fundamental rights, safeguards regarding arrest and detention, prohibition of slavery, child labor and all forms of forced labor। जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना हो, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं, आपके बच्चों के हकूक़ हैं, चाइल्ड लेबर्स, बच्चों के साथ मजदूरी करवाना, जुर्म है, फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती मजदूरी करवाना, ये ग़ुलामी वाला सिस्टम जो है, अरेस्ट, डिटेंशन, जब किसी को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा उसके क्या बुनियादी हकूक़ होंगे, जब किसी को सज़ा दी गई है, किसी को जेल में डाल दिया गया उसके भी हकूक़ हैं। तो सारे जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे पार्ट 2 में शामिल हैं। बहुत सिंपल है, इसको याद करना है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, लॉज रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज है। उसके बाद उसने कुछ फंडामेंटल राइट्स के नाम लिख दिए हैं। इन फंडामेंटल राइट्स में से एक आधा आपका मिस भी हो जाता है, तब भी आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से आप कुछ याद कर लें, चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, अरेस्ट एंड डिटेंशन, इतना भी आप लिख देना। ये 3-4 फंडामेंटल राइट्स भी लिखते हैं तो मोर देन इनफ है, आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो पार्ट 1 भी बहुत आसान है, पार्ट 2 भी बहुत आसान है। आप लोगों को पार्ट 2 का नाम आ गया ना, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज, ये याद हो गया तो आप आसानी से पूरा का पूरा पार्ट 2 लिख सकते हैं। पूछेगा किस तरह पूछेगा? पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज को के बारे में आप बताएं, आप उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे। पार्ट 2 में ये चीज़ें हैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 नंबर का पूछेगा, 3 नंबर का वो पूछने से रहा, तो आप अगर 2 नंबर के लिए ये चीज़ें लिख देंगे, आप लोगों को 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ बताता है, सच एज डिस्करेजिंग प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन।
यहाँ पे भी वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। हमारी बेसिक जो एजुकेशन है वो हमारा बुनियादी हक है। डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लोगों के दरमियान जो है वो लोगों को एक दूसरे के साथ बराबरी का सलूक किया जाए, हर किसी के साथ जो है वो बराबरी का सलूक किया जाए, जो जैसे कि बाकी मुआशरों में होता है, ज़ात पात के सिस्टम्स होते हैं, हमारे मुआशरे में भी काफ़ी हद तक ये चीज़ जो है वो सराहियत कर चुकी है। तो इस तरह के सिस्टम को डिस्करेज करने के लिए और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है ख़ास तौर पे उसके फ़रोग़ के लिए कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। बेसिकली जितनी भी बातें इसमें की गई हैं वो सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं। इसको भी आप लोगों ने याद कर लेना है। लास्ट पार्ट जो आज हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 3, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के बारे में सारा कुछ होगा। प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, प्रेसिडेंट कब तक रहेगा, उसकी पावर्स क्या होंगी, प्रेसिडेंट को निकाला कैसे जाएगा, प्रेसिडेंट करेगा क्या, उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, प्रेसिडेंट के बारे में जितनी चीज़ें हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पार्ट 3 का नाम है। तो फेडरेशन को देखते हैं। अभी भी हम फेडरेशन को देख के आए हैं। हमारा जो है फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, नेशनल असेंबलीज वगैरह जितनी देखी वो सारा कुछ इसमें शामिल उसने कर दिया। प्रेसिडेंट है, उसके बाद पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एंड सेनेट है, वो कब तक रहेंगी, उनकी ड्यूरेशन क्या होगी, वो कैसे बनेंगी, उनकी मीटिंग्स कब कैसे होंगी, उनकी इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे बिल पास करेंगे, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का जो है वो मेंबर बन चुका है वो क्वालिफाइड है, क्या वो क्वालिफाइड है मेंबर बनने के लिए, क्या वो इस काबिल था मेंबर बन गया है, या वो इस काबिल नहीं है, उसको मेंबर नहीं बनाया जा सकता। ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट एंड सेनेट के बारे में सारी चीज़ें आपके जो है वो पार्ट 3 में शामिल हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब लास्ट ये जो 3 पार्ट पढ़े हैं, अगर इनमें से भी कोई क्वेश्चन हम देख लें पास पेपर में आया हुआ है, ये देखें, स्प्रिंग 2021 में ये क्वेश्चन आया 2 नंबर के लिए। क्या क्वेश्चन था? लिस्ट डाउन मेन टॉपिक्स एरियाज कवर्ड अंडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। क्या है? पार्ट 3 द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अभी हम पढ़ गए हैं। फेडरेशन में प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है और हमारी जो पार्लियामेंट एंड सेनेट के बारे में लिखा हुआ है। 2 नंबर के लिए उसने ये पूछा था। हमने सिर्फ इतना बताना था कि प्रेसिडेंट की रिमूवल, अपॉइंटमेंट, उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह शामिल है। इसी तरह जो सेनेट और पार्लियामेंट है उसकी कंपोजिशन वगैरह, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह शामिल है। ये सब हमने बताना था और हमें 2 मार्क्स इसके एज इट इज़ मिल जाने थे। तो इसका मतलब है ये पास पेपर्स में आया हुआ है, तो ये अब भी आ सकता है, इसको इग्नोर नहीं करना। अब इसने पार्ट 3 पूछा था तो मे बी पार्ट 4 पूछ ले, पार्ट 5 पूछ ले, पार्ट 7 पूछ ले, पार्ट 10 पूछ ले, वो पूछ सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना, इन तीनों पार्ट्स को आपने याद करना है। आज का आपका काम क्या है? 3 पार्ट्स याद करने हैं और जो आज हमने जो है अपना सिस्टम पढ़ा है, फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने पढ़ा है, उस पूरे सिस्टम को आपने याद करना है अच्छी तरह से। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिल रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।